हेलो दोस्तों, विचार क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों का जो अध्ययन है बढ़िया ढंग से चल रहा होगा। अब हम आज एक ऐसे विषय पर हम लोग अध्ययन करेंगे जिसका संबंध हमारे दैनिक जीवन से है। जैसे यदि हम भोजन करते हैं तो उसमें यदि नमक की मात्रा थोड़ी कम हो गई तो उसका स्वाद कैसा होता है, थोड़ा फीका पड़ जाता है। इसी तरह से कुछ कार्बनिक पदार्थ ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, मतलब इनका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। और कुछ पदार्थ क्या होते हैं, कसैले होते हैं। और कुछ पदार्थ जो नमकीन की तरह होते हैं, यानी उनमें लवणीय गुण होता है। तो आज हम लोग पदार्थों के वर्गीकरण की एक अन्य विधि का वर्णन करेंगे, जिसमें पहले तरह के पदार्थ को अम्ल कहा गया और दूसरा इसमें क्षार, तीसरा लवण, चौथा जो प्रकार है उदासीन और पांचवा उभयधर्मी। तो पदार्थों की वर्गीकरण की इस विधि में अम्ल के विषय में बताया गया कि जिनका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है, उन्हें क्या कहेंगे, अम्ल। क्षार, जिनका स्वाद क्या होता है, कसैला होता है, उन्हें क्षार। और लवण, मतलब जब अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो जल के अतिरिक्त एक और पदार्थ बनता है और उसको क्या कहते हैं, लवण। उदासीन ऐसा पदार्थ होता है, न तो वह अम्लीय होता है न तो क्षारीय, जैसे मेथेन, बेंजीन, ये सब उदासीन पदार्थ आते हैं। और उभयधर्मी पदार्थ में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अम्ल का भी गुण प्रदर्शित करते हैं और क्षार का भी गुण प्रदर्शित करते हैं, तो उन्हें कहेंगे उभयधर्मी पदार्थ। अब हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे अम्ल के विषय में विस्तार पूर्वक। अम्ल क्या है, उसकी परिभाषा किस तरह दिया गया है, आधुनिक परिभाषा क्या है, और अलग अलग वैज्ञानिकों ने जो उसकी परिभाषा दिया है या उसको पहचानने का तरीका बताया है, उसको हम लोग सीखेंगे। इसके बाद क्षार के विषय में अध्ययन किया जाएगा और लवण के विषय में। तो आइए हम लोग देखते हैं अम्ल के विषय में। तो अम्ल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एसिड। अब अम्ल जो होता है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक अम्ल और दूसरा खनिज अम्ल। खनिज अम्ल अर्थात जो खनिजों से प्राप्त होता है, इसको हम लोग कृत्रिम अम्ल भी बोलते हैं, क्योंकि यह मानव द्वारा बनाया जाता है। और प्राकृतिक अम्ल प्राकृतिक स्रोतों से अर्थात फलों से जो प्राप्त होता है उसे कहते हैं प्राकृतिक अम्ल। अब प्राकृतिक अम्ल में कौन कौन आता है, इसको हम लोग देखते हैं। प्राकृतिक अम्ल को कार्बनिक अम्ल भी कहते हैं। अब प्राकृतिक अम्ल में कौन कौन आता है, तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, संतरा या नींबू में सिट्रिक अम्ल, और इमली में टार्टेरिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, और दही में लैक्टिक अम्ल, और चींटी का डंक में क्या होता है, मेथेनाइक अम्ल। ये सब जितने भी अम्ल इसमें पूछे गए हैं, दिए गए हैं, ये सब परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब इसको थोड़ा ध्यान रखने के लिए थोड़ा आप ध्यान रखें, जैसे सिरका में देखिए सी और सी आ रहा है कि नहीं इसमें एस्टिक में, तो सिरका में क्या पाया जाता है, एस्टिक अम्ल। अब संतरा और नींबू को थोड़ा याद रखने के लिए ध्यान रखेंगे कि संतरा और नींबू को काटने के लिए एक ट्रिक की जरूरत पड़ती है। ट्रिक मतलब जो संतरा होता है उसका छिलका निकाला जाता है और नींबू क्या किया जाता है, बीच में से काटा जाता है, तो ट्रिक अपनाया जाता है। तो इसमें कौन सा अम्ल रहेगा, सिट्रिक अम्ल। और देखिए इमली, इमली क्या होता है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो टार्टेरिक मतलब टेढ़ा से आ रहा है नहीं, थोड़ा सा अर्थ इसमें, तो टार्टेरिक अम्ल याद रखेंगे। और टमाटर, टमाटर क्या होता है, लाल रंग का होता है, तो देखिए ऑक्जेलिक मतलब लो आ रहा है नहीं, लाल, यहाँ से थोड़ा सा अर्थ निकाल लेंगे कि टमाटर में क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल। अब जो दही, दही के क्या किया जाता है, उसको मतलब बना लेते हैं, तो उसको बिल्ली बहुत पसंद करती है तो उसको खोजती है, तो उसको लटकाया जाता है, तो उसको कहते हैं लैक्टिक अम्ल। दही क्या किया, लटकाया जाता है बांध के कहीं
मतलब दीवार से, तो उसको क्या कहते हैं, लैक्टिक अम्ल। और चींटी का डंक, अब चींटी का डंक को ध्यान रखेंगे कि चींटी का डंक मुझे नहीं चाहिए, मतलब मैं से मुझे नाइस मतलब नहीं चाहिए, यानी चींटी का डंक किसी को चाहिए तो मतलब नहीं चाहिए। तो यहाँ ध्यान रखेंगे चींटी का डंक मतलब मैनाइक अम्ल, कौन सा उसमें रहता है, मैनाइक अम्ल। अब दूसरे तरह का जो अम्ल है खनिज अम्ल, अब इसको कृत्रिम अम्ल भी कहते हैं या अकार्बनिक अम्ल। इसमें HCl, H2SO4, HNO3 और भी अम्ल आते हैं। अब इसमें एक होता है अम्लराज। अम्लराज में क्या होता है कि HNO3 एक भाग रहेगा और HCl 3 भाग का मिश्रण क्या कहलाता है, अम्लराज। इसको एक्वारेजिया भी कहते हैं। अब एक्वारेजिया इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यह सोना और प्लेटिनम को क्या कर देता है, यह गला देता है। तो इस तरह से जो अम्ल है, प्राकृतिक अम्ल और खनिज अम्ल, दो भागों में बांटा गया है। अब कुछ अम्ल इतने खतरनाक होते हैं कि उनको हम स्वाद के अनुसार उनका मतलब चख कर अध्ययन करेंगे तो बहुत ही नुकसानदायक होगा, वह संक्षारक होता है। अतः अम्ल की पहचान के लिए विभिन्न तरह के सूचक का प्रयोग किया जाता है और कुछ वैज्ञानिकों ने अम्लों की पहचान के लिए कुछ अवधारणाएं दिए हैं, उसको हम लोग देखेंगे वो क्या हैं। सूचक, जिन्हें अंग्रेजी में इंडिकेटर बोलते हैं। सूचक वे पदार्थ हैं जो अम्ल और क्षार की पहचान करने में सहायक होते हैं, या ऐसे रंजक हैं जिनका अम्लीय विलयन में एक रंग होगा और क्षारीय विलयन में उससे भिन्न रंग होगा। तो ऐसे जो रंजक हैं उन्हें क्या कहेंगे, सूचक कहा जाता है। और सूचक भी दो तरह के होते हैं, एक प्राकृतिक सूचक और एक कृत्रिम सूचक। प्राकृतिक सूचक में लिटमस का पेपर आ जाता है और वह थैलोफाइटा समूह का एक पौधा होता है जिसका नाम है लाइकेन। इसमें द्वारा लिटमस बनाया जाता है और जो लिटमस होता है शुरू में इसका जो प्रारंभिक रंग है कैसा होता है, बैंगनी रंग का होता है। अब लिटमस पेपर में यदि नीला से यदि वह लाल हो जाए तो वह विलयन कैसा होता है, अम्लीय होता है। ध्यान रखना है कि नीला से क्या हो जाए, लाल तो अम्लीय, और ठीक इसका उल्टा मतलब लाल से अब क्या हो जाए, नीला, तो विलयन कैसा होता है, क्षार के माध्यम का होता है। अब दूसरा जो प्राकृतिक सूचक है हल्दी, यदि हल्दी उदासीन विलयन में है तो वह पीले रंग की रहेगी, और यदि उसको क्षारकीय विलयन में डुबोएंगे तो उसका कलर कैसा हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है। अब कृत्रिम सूचक में जो मनुष्यों द्वारा बनाया जाता है उसे कृत्रिम सूचक कहते हैं। उसमें पहला है मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज को अम्लीय में उसका जो रंग होता है गुलाबी, और क्षारीय में क्या हो जाएगा, पीला। इसी तरह से फिनाफ्थलीन में अम्लीय विलयन में उसका रंग होता है रंगहीन, और क्षारकीय विलयन में उसका रंग हो जाता है गुलाबी। तो इन सब सूचकों के द्वारा अम्ल और क्षार की पहचान की जाती है, क्योंकि जो अम्ल होते हैं, कुछ अम्ल जो प्रबल अम्ल होते हैं बहुत ही मतलब संक्षारक प्रवृत्ति के होते हैं, तो उनको हाथ से छूना या चखना बहुत ही खतरनाक होता है। इस कारण से सूचकों का प्रयोग किया जाता है। अब आर्हेनियस ने अम्ल और क्षारकों की पहचान के लिए एक अवधारणा या एक सिद्धांत दिया है। अब हम देखते हैं आर्हेनियस की अवधारणा। आर्हेनियस के आयनन सिद्धांत के अनुसार, आयनन का मतलब कि जो भी आयन रहेंगे, जो धनायन या ऋणायन आयन है, वह अपने आयनों में क्या होगा, पदार्थ टूट जाएगा। तो अम्ल वे पदार्थ हैं जिनको किस में घोला जाएगा, जल में। जल ये विलयन में यदि घोलेंगे तो उसमें क्या आना चाहिए, हाइड्रोजन आयन, मतलब H+ यदि वह देता है तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। जैसे HCl है, यदि इसको हम जल में घोल दें तो यह अपने आयनों में टूट जाता है, यानी H+ और Cl-। देख रहे हैं कि यहाँ H+ आयन हमको मिल जा रहा है, तो इसका अर्थ है कि HCl क्या है, अम्ल है। इसी तरह से HNO3 को यदि जल में घोला जाता है तो यह H+ आयन में और NO3- में टूट जाता है, तो इसमें भी H+ मिल जा रहा है, तो इसका अर्थ है HNO3 क्या है, अम्ल है। इसी तरह से H2SO4 को जब जलीय विलयन में घोलते हैं तो इसमें भी H+ आयन मिल जाता है और SO4 पर -2
जो ऋणायन आयन है वो अलग हो जाता है। एसिटिक अम्ल CH3COOH, इसका जो जलीय विलयन होता है इसमें भी H+ और एसीटेट आयन CH3COO- में अलग हो जाता है। तो ये सब जितने भी उदाहरण हैं उनमें सब में क्या मिल जा रहा है, H+ मिल जा रहा है। और आर्हेनियस ने क्या बताया कि जिसमें हाइड्रोजन आयन मिल जाए वो क्या होगा, अम्ल। अब इसमें जो H+ है वह अस्थाई नहीं रहता, वह तुरंत जल से क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बना देता है, अर्थात H+ और H2 यह क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन H3O+ बनाता है। अतः इस समीकरणों को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे HCl है और यह जल से क्रिया करेगा तो यहाँ से जो H+ है इसमें आ जाएगा तो हो जाएगा H3O+ और Cl-। इसी तरह से HNO3 का भी उदाहरण हम ले सकते हैं कि HNO3 जल से क्रिया करके क्या देता है, हाइड्रोनियम आयन, यानी एक H यहाँ से निकल जाएगा, जल में जुड़ जाएगा तो H3O+ और NO3-। तो दोनों बातें ध्यान रखेंगे कि जिसमें H+ मिल जाए या वहीं H+ जल से क्रिया कर क्या बना जाता है, हाइड्रोनियम आयन। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अम्ल का जो रासायनिक गुण क्या है, अम्ल धातुओं से किस तरह से क्रिया करता है और अन्य पदार्थों से या अन्य यौगिकों से किस तरह क्रिया करता है। अम्लों के रासायनिक गुण में पहला इसमें है धातुओं से क्रिया, यानी अम्ल जब धातुओं से क्रिया करते हैं तो क्या होता है, तो अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं, विस्थापित कर देते हैं। एक उदाहरण देखिए, जिंक है और धातु और अम्ल H2SO4 है। अब इनकी जब क्रिया होती है तो जो धातु है वह यहाँ से अम्ल में से हाइड्रोजन क्या करता है, विस्थापित कर देता है, हटा देता है और यहाँ जाके खुद वह व्यवस्थित हो जाता है ZnSO4 और जो हाइड्रोजन गैस है वह क्या होती है, बाहर निकल जाती है। इसी तरह से दूसरे उदाहरण में यहाँ पर जो धातु Mg है और अम्ल में से यहाँ से हाइड्रोजन को क्या करेगी, विस्थापित करेगी और खुद धातु वहाँ पर जाके एडजस्ट हो जाएगा तो MgNO3 और प्लस H2। अब जो समीकरण है इसको हम लोग संतुलित कर लेते हैं। हाइड्रोजन यहाँ दाहिनी तरफ 2 है और यहाँ देख रहे हैं 1 ही है तो 2 से यहाँ गुणा करना पड़ेगा। अब हम यह जानते हैं कि Mg पर कितना चार्ज होता है, +2 चार्ज होता है, NO3 पर -1। तो जो सूत्र लिखा जाता है तो इसका अंक इसके नीचे और इसका अंक यहाँ लिखा जाता है। यदि 2 तत्व हैं तो कोष्टक बना दिया जाता है। तो यहाँ देखिए 2 तत्व हैं N और O अलग अलग हैं तो यहाँ पर कोष्टक बना देंगे और इसके नीचे लिख लेंगे 2 और ये हो जाएगा होल ट्वाइस, MgNO3 का होल ट्वाइस। तो इस तरह से समीकरणों को संतुलित भी कर लेते हैं और सूत्र हम लोग इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे तो बना भी लेंगे, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। और इसका एक वीडियो भी हम बना दिए हैं कि कैसे रासायनिक सूत्र लिखा जाता है। यदि आप लोगों को असुविधा हो रही है तो वह वीडियो आप लोग जरूर एक बार देखें। अब अगले उदाहरण में देखिए, जिंक है और ये Cl से क्रिया कर रहा है, फिर उसी तरह से जो धातु है यहाँ से हाइड्रोजन क्या करेगा, निकाल देगा और वहाँ पर जाके एडजस्ट हो जाएगा तो ZnCl। अब फिर हम ध्यान देंगे कि Zn पर 2 चार्ज होता है प्लस और Cl पर -1 चार्ज और यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ निकल जाएगा यानी H2 गैस बाहर निकल जाएगी। तो फिर यहाँ का अंक इसके नीचे और इसका अंक यहाँ लिखते हैं तो 1 लिखा नहीं जाता है तो 1 यहाँ रहता ही है, 2 यहाँ आ जाएगा तो यह ZnCl2। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। देखिए हाइड्रोजन 2 इधर है, इधर 1 पड़ा है, 2 का गुणा कर लेंगे और जैसे ही हाइड्रोजन बना बैलेंस करेंगे क्लोरीन अपने आप बैलेंस हो जाएगा। 2 क्लोरीन यहाँ और 2 क्लोरीन यहाँ पर भी हो जा रहा है। अगला रासायनिक गुण में है धातु कार्बोनेटों से अपक्रिया। तो धातु कार्बोनेट अम्ल से अपक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, जल बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड। यह ध्यान रखेंगे कि लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ एक धातु कार्बोनेट है सोडियम कार्बोनेट और किससे क्रिया कर रहा है, अम्ल HCl से। अब लवण बन जाएगा, लवण मतलब इसका जो प्लस चार्ज है जो Na+ और यहाँ का इसमें का जो माइनस चार्ज है Cl-, यह दोनों एक साथ आ जाएगा तो NaCl बन जाएगा। जल का सूत्र
सभी लोगों को मालूम है H2O, और कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र लिखेंगे CO2। अब इसको थोड़ा हम लोग संतुलित कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो जल है, यहाँ पर H2O 2 H हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ H क्या हो रहा है, एक ही है, तो यहाँ 2 के गुणा कर लेंगे। जैसे 2 से गुणा करेंगे तो Cl यहाँ 2 हो रहा है, लेकिन इधर Cl क्या एक ही है, तो इसको बराबर करने के लिए यदि 2 का गुणा करेंगे तो सोडियम भी 2 हो जा रहा है, और यहाँ सोडियम 2 इधर है ही। तो इस तरह से यह समीकरण को हम लोग संतुलित भी कर लेते हैं। तो यह पहला समीकरण इसमें हो जाएगा। दूसरे समीकरण में देखते हैं कि जो धातु कार्बोनेट है वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, किससे अब क्या कर रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल से। तो क्या बन जाएगा, लवण। मतलब इसमें का जो प्लस और यहाँ पर माइनस, तो Ca पर जानते हैं 2 चार्ज होता है प्लस, और SO4 पर -2 चार्ज। देखिए दोनों बराबर है तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसका सूत्र हो जाएगा CaSO4। इसको थोड़ा नज़दीक लिख लेंगे, CaSO4। अब इसके बाद जल का सूत्र H2O लिख लेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। एक बार देख लेंगे कि जो तत्वों की संख्या है बाएं तरफ और दाएं तरफ बराबर है कि नहीं। तो कैल्शियम 1 ये भी हो गया, हाइड्रोजन 2 बराबर है, 4 ऑक्सीजन यहाँ और 3 यहाँ, 7, तो 4 1 5 2 7। तो इस तरह से यह इक्वेशन भी संतुलित नहीं है, तो उसको देख लिया जाता है कि संतुलित है कि नहीं। अगला जो रासायनिक गुण है उसमें धातु हाइड्रोजन, या उसको बाई बोलते हैं, कार्बोनेट से अब किया। तो ठीक इसी तरह से जहाँ धातु कार्बोनेट लिखा गया है वहाँ क्या कर देंगे, धातु बाई कार्बोनेट। और अम्ल से अब क्या करेगा, तो हम लिख लेंगे। और जैसे इसमें लवण बना था तो इसमें भी लवण बन जाएगा, और जल बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक उदाहरण इसमें देख लेते हैं। यह सोडियम बाई कार्बोनेट है, NaHCO3। यह खाने का सोडा भी इसको बोला जाता है, व्यापारिक नाम। अम्ल किससे क्या कर रहा है, HCl से। तो लवण, अब इसमें का जो प्लस चार्ज है और इसमें का माइनस एक साथ आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, NaCl। जल का सूत्र H2 रख लेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। तो इसमें यदि हम मिला रहे हैं तो देख रहे हैं कि हर जो तत्व बाएं तरफ और दाएं तरफ क्या होगा, बराबर है। तो अब इसमें इसको संतुलित करने की जरूरत है, क्योंकि अब खुद ही संतुलित पहले से ही हो गया है। अब अगला जो क्रिया है धात्विक ऑक्साइडों से क्रिया। तो धात्विक ऑक्साइड में कॉपर ऑक्साइड की यदि HCl से कराया जा रहा है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर कॉपर और क्लोरीन एक साथ आएंगे, तो कॉपर पर 2 चार्ज है, Cl माइनस, तो सूत्र क्या हो जाएगा, यह CuCl2। इस तरह से इसको कर लेंगे। और क्या बच रहा है इसमें से, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो यहाँ से जो जल का मॉलिक्यूल है H2O, यह कर लेंगे। अब इसको बैलेंस करने के लिए देखिए यहाँ पर 2 गुणा करेंगे, और तो 2 हाइड्रोजन यहाँ भी हो जा रहा है, 2 हाइड्रोजन इधर भी हो रहा है, और क्लोरीन 2 थे और 2 क्लोरीन यहाँ पर भी हो रहा है। तो इस तरह से यह बैलेंस भी, यह इक्वेशन हो जा रहा है। दूसरे उदाहरण में कैल्शियम ऑक्साइड की अब क्या यदि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं, तो यहाँ पर फिर उसी से कैल्शियम और क्लोरीन एक साथ आएंगे, तो Ca पर 2 चार्ज होता है, क्लोरीन पर 1, तो सूत्र हो जाएगा CaCl2, और जल H2O इस तरह से बाहर निकल जाता है। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। देखिए 2 हाइड्रोजन इधर भी है, क्लोरीन 2 इधर है, तो यहाँ पर 1 ठिपक रहा है, तो यहाँ 2 का गुणा कर लेंगे। तो इस तरह से यह समीकरण भी संतुलित हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि अम्लों का उपयोग क्या होता है। अम्लों के उपयोग में पहला HCl अम्ल का क्या उपयोग है, इसमें यह बताया गया कि यह विभिन्न प्रकार के क्लोराइड बनाया जाता है इससे, और क्लोरीन गैस। देखिए Cl इसमें है, मतलब क्लोरीन गैस बनाया जाता है HCl से। फिर दूसरा उपयोग क्या है, यदि कोई लोहे का बर्तन है तो उस पर जंग लगा है, तो उसको साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, HCl का। साफ करके तब उस पर कुछ कलई किया जाता है। वस्त्र उद्योग में कपड़ों की रंगाई करने में भी HCl का उपयोग किया जाता है। HNO3 का उपयोग देख लेते हैं। यह सोने और चांदी का जो आभूषण होता है उसको क्या किया जाता है, शोधन में किया जाता है, उसको साफ करने में उसका प्रयोग किया जाता है HNO3 का। फिर दूसरा उपयोग है उर्वरक, विस्फोटक, रंग और औषधियों में भी इसका प्रयोग किया जाता है HNO3 का। फिर सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है इसका अम्लराज बनाने में।
अम्लज क्या होता है, 1 भाग HNO3 और 3 भाग HCl का यदि ले लिया जाएगा तो वह क्या कहलाएगा, अम्लराज। इसको एक्वारेजिया भी कहते हैं क्योंकि यह सोने और प्लेटिनम जैसी धातुओं को भी क्या करता है, गला देता है। अब H2SO4 का उपयोग क्या है कि यह लेड बैटरियों में वैद्युत अपघट के रूप में किया जाता है इसका प्रयोग। फिर दूसरा, पेट्रोलियम उद्योग में शोधन के लिए, मतलब जो भी उसमें अनावश्यक पदार्थ रहते हैं उसको क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। और तीसरा, उर्वरक, प्लास्टिक, कृत्रिम रेशे, वॉशिंग पाउडर बनाने में H2SO4 का उपयोग किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे क्षार क्या होता है, उसके विषय में विस्तार पूर्वक हम लोग सीखेंगे। ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रॉक्सिल आयन मतलब OH- देते हैं और OH- के अलावा कोई ऋण आयन नहीं देते हैं, तो ऐसे यौगिक क्या कहलाएंगे, क्षारक। जैसे NaOH, इसको यदि जल में इसको घोला जाए तो यह Na+ और OH- में टूट जाता है। तो यह केवल क्या दे रहा है, OH- आयन दे रहा है, इसके अलावा कोई ऋण आयन नहीं दे रहा है, तो NaOH क्या हो जाएगा, क्षारक। इसी प्रकार NH4OH, NH4+ और OH- आयन इसमें भी मिल जा रहा है, तो NH4OH भी क्या है, क्षारक है। इसी प्रकार बेरियम ऑक्साइड, जब इसको जल में मिलाते हैं तो Ba+ 2 चार्ज और OH मॉलिक्यूल इस तरह से हो जाएगा हाइड्रॉक्सिल आयन, तो इसमें भी हाइड्रॉक्सिल आयन मिल जा रहा है, तो BaOH क्या है, क्षारक है। तो क्षारक ऐसे यौगिक होते हैं जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, OH- आयन देते हैं और OH- के अलावा कोई अन्य ऋण आयन नहीं देते हैं, तो ऐसे यौगिक को क्या कहेंगे, क्षारक। अब क्षारक भी 2 तरह के होते हैं, एक घुलनशील क्षारक जो जल में घुलता है, एक होता है अघुलनशील क्षारक। जल में घुलनशील क्षारक यानी ऐसे क्षारक जो जल में क्या हों, घुल जाएं, विलय हो जाएं, उन्हें कहते हैं क्षार। और ये जो इतने भी उदाहरण हैं ये सब क्षार के उदाहरण हैं। अतः यहाँ से एक बात सामने आ रही है कि सभी क्षारक क्या हैं, क्षार, परंतु सभी क्षार क्या है, क्षारक नहीं है। इस बात को थोड़ा ध्यान रखना है कि सभी क्षारक क्या है, क्षार में आ जाएंगे, लेकिन सभी क्षार क्या हो जाएगा, क्षारक में नहीं आएगा। अब जल में अघुलनशील क्षारक में यह आयरन ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है और एल्युमिनियम ऑक्साइड है। अब हम लोग देखते हैं कि क्षारों के या क्षार के जो सामान्य गुण हैं वो क्या क्या हैं। क्षारों के सामान्य गुण में पहले स्वाद के विषय में देखते हैं। जो स्वाद होता है क्षारों का वह क्या होता है, कसैला या तीखा होता है तथा जलन उत्पन्न करने वाला होता है। अतः कभी भी हमको क्षार को क्या होना है, चखना नहीं चाहिए, क्योंकि यह काफ़ी हानिकारक होता है। दूसरा इसमें जो इसका गुण है कि यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। तीसरा जो गुण है वह जल में विलेय, जो क्षार होते हैं वो क्या होते हैं, जल में विलेय होते हैं। चौथा गुण में यदि हम उसको छुएं तो ये साबुन जैसे क्या होते हैं, चिकने होते हैं। और पांचवा जो इसका गुण है यह क्या है, प्रबल संक्षारक है, अर्थात यदि ये लकड़ी पर गिर जाए, कपड़े पर गिर जाए या त्वचा पर गिर जाए तो काफ़ी हानि पहुंचाता है, उसको नष्ट कर देता है। अतः यह प्रबल क्या है, संक्षारक है, परंतु यह प्रबल अम्लों से इसकी जो संक्षारक क्षमता होती है क्या होती है, कम होती है। अब हम लोग देखेंगे कि जो क्षार होते हैं उनके जो रासायनिक गुण हैं वह किस प्रकार हैं। क्षारों के रासायनिक गुण में पहला, वसा से जब अभिक्रिया करता है कोई क्षार तो क्या बनता है, तो वसा या तेल से अभिक्रिया यदि NaOH से कराते हैं
तो ग्लिसरॉल बनता है और साबुन का निर्माण होता है। अब देखिए तेल या वसा का सूत्र थोड़ा लंबा है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे तो एकदम आसानी से आप लोग याद कर लेंगे। पहला ई आपको ध्यान रखना है कि CH2COOR, और जो नीचे है उसमें से क्या किया गया, एक एच कम कर दिया गया, और इधर का सब सेम है, CO और R ये देखिए सेम है, और फिर जो नीचे वाला लिखा गया सेम ऊपर वाला इस तरह से है यहाँ पर, तो यह दोनों सेम रहेगा, और बीच में केवल एक हाइड्रोजन क्या कर देना है, कम कर देना है। तो यह किसका सूत्र हो जाएगा, तेल या वसा का। अब इसकी अब क्या कराएंगे NaOH से, तो यहाँ पर भी इसका 3 मॉलिक्यूल लिया जाता है। तो अब होता क्या है इसमें से, देखिए यहाँ से इस तरह से यह लिख लेंगे, जैसे है यहाँ से CH2 CH और CH2, तो यहाँ से CH2 CH और CH2। अब यहाँ देखिए OH 3 बार है, तो अब एक बार यहाँ रख देंगे, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, तीनों जगह रख देंगे OH OH और OH। ये कितनी आसान तरीके से यदि ध्यान देंगे तो हम लोग लिख लेंगे। इसका नाम है ग्लिसरॉल। अब बच क्या रहा है, देखिए RCOO क्रम से कर लेंगे, प्लस RCOO, और यहाँ Na है तो यहाँ Na कर देंगे। अब देखिए 3 Na यहाँ पर भी है, 3 बार यह भी है, तो इस संतुलित करने के लिए यहाँ 3 का गुणा कर देंगे और यही हो जाएगा साबुन। तो इस तरह से तेल या वसा जो है क्षारों से किया कर क्या बनाते हैं, ग्लिसरॉल बनाता है और साबुन का निर्माण होता है। अगला रिएक्शन अम्लों से कराया जाएगा। तो हम यह जानते हैं कि क्षार और अम्ल क्या होते हैं, एक दूसरे के विरोधी होते हैं, इनका गुण एक दूसरे से भिन्न होता है, अलग होता है, और जब इनकी अभिक्रिया कराई जाती है तो ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बना देते हैं और जल बना देते हैं। तो ये एक क्षार NaOH है और ये एक अम्ल है, अभिक्रिया करके लवण सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है और जल का। और इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है, जिसको हम लोग आगे भी सीखेंगे। धातुओं के साथ यदि अभिक्रिया कराई जाए, देखिए यहाँ पर जिंक एक धातु है और यहाँ NaOH से अभिक्रिया कराते हैं, तो यहाँ से क्या होता है, हाइड्रोजन गैस को विस्थापित होती है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर निकल गई है। अब जो बच रहा है, क्या बच रहा है, Na 2 बार है तो इसको Na2 कर लेंगे, Zn बच रहा है और O 2 बार है तो O2, तो Na2ZnO2। और धात्विक ऑक्साइडों से के साथ किस तरह से अभिक्रिया होता है, तो अधात्विक ऑक्साइड और प्लस क्षारक कर देंगे, क्या बन जाता है, लवण बन जाता है और जल। एक उदाहरण देखिए यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, अधातु ऑक्साइड है, क्षारक CaOH से अभिक्रिया कराया गया है, तो क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो क्या है, लवण है, और जल H2O बन जाता है। तो इस तरह से क्षारों के रासायनिक गुण को हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब देखेंगे कि इसका उपयोग क्या है। क्षारों के उपयोग में पहला जो उपयोग है इसमें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इनका जो विलयन है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और दूसरा अभी हम लोगों ने पढ़ा कि NaOH का उपयोग किस में बनाने में किया जाता है, साबुन बनाने में, तो इसका NaOH का उपयोग साबुन उद्योग में किया जाता है। कागज़ उद्योग में भी NaOH का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने अम्ल और क्षार के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। और अम्ल और क्षार क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत इनका गुण होता है। और अब अगला जो हम लोगों को देखेंगे लवण, कि लवण क्या होता है। अम्ल और क्षार की जब अभिक्रिया कराते हैं तो लवण बन जाता है और जल। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल प्राप्त होता है। अब एक उदाहरण देख लेते हैं, यदि HCl अम्ल की अभिक्रिया NaOH से यदि करा रहे हैं तो यहाँ से Na और Cl एक साथ आ जाता है, NaCl बन जाता है, ये जो क्या होता है, लवण होता है, और ये जल इस तरह से H2O प्राप्त हो जाता है। यदि इसको और थोड़ा विस्तार से यदि हम इसको करेंगे तो ये अपने आयनों में टूट जाता है, H+ और Cl-, और ये अपने आयनों में टूट जाएगा Na+ और OH-। अब होता क्या है कि इसका जो माइनस है इस वाले के प्लस के साथ
आ जाता है तो क्रम से हम लिख लेते हैं NaCl और यह प्लस और यह OH माइनस एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, जल का मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो इस तरह से अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण से क्या बनता है, लवण और जल का निर्माण होता है। अब लवण को भी यहाँ 6 प्रकार से उसको वर्गीकृत किया गया है। तो अब हम लोग देखते हैं कि लवणों का वर्गीकरण। पहला जो लवणों का प्रकार है सामान्य लवण। सामान्य लवण किसे कहेंगे कि जिसमें ना तो H+ आयन रहे ना तो OH- आयन, यानी H+ और OH- आयन में कोई भी नहीं रहेगा। तो ऐसे जो लवण होते हैं उसे क्या कहेंगे, सामान्य लवण। जैसे NaCl और KNO3 देख रहे हैं, इसमें ना तो H+ है ना तो OH- है। इसी तरह इसमें भी H+ और OH- नहीं है। तो परिभाषा इसमें ध्यान रखेंगे कि इसमें H+ और OH- आयन न हो तो ऐसे लवणों को क्या कहेंगे, सामान्य लवण। दूसरा है अम्लीय लवण। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, अम्लीय मतलब जिसमें H+ आयन रहे। तो ऐसे लवण जिसमें क्या हो, विस्थापनीय H+ या H+ आयन मौजूद रहे तो उसे क्या कहेंगे, अम्लीय लवण। देखिए इसमें H+ यहाँ मिल जा रहा है, इसमें भी H+ मौजूद है, तो यह कैसा लवण है, अम्लीय लवण। तीसरे तरह का क्षारकीय लवण, बेसिक साल्ट। तो क्षारकीय में जिसमें क्या हो, OH- मिल जाए या उपस्थित हो या विस्थापनीय OH- हो, उसे क्या कहेंगे, क्षारकीय लवण। देखिए यहाँ OH- मौजूद है, तो यह कैसा लवण है, क्षारकीय लवण। मिश्रित लवण। मिश्रित लवण से तात्पर्य है कि इसमें प्लस भी रहे और माइनस भी रहे, विभिन्न प्रकार के। तो ऐसे लवण को क्या कहेंगे, मिश्रित लवण। मतलब धनायन भी रहेगा और ऋणायन भी रहेगा, और इसमें H+ और OH- की कोई बाउंडेशन इसमें नहीं है कि वह रहना चाहिए। इसमें प्लस और माइनस विभिन्न प्रकार के यदि रहेंगे आयन तो उसे क्या कहेंगे, मिश्रित लवण। जैसे यहाँ पर देखेंगे Na है तो Na+ है, K+ है और SO4 - 2 चार्ज है, तो यह क्या है, मिश्रित लवण। इसी तरह से इसमें भी धनायन और ऋणायन विभिन्न प्रकार के हैं, तो ऐसे लवणों को क्या कहेंगे, मिश्रित लवण। द्विक लवण में देखिए, द्विक लवण में मतलब दो, मतलब जो लवण रहेंगे उनको क्या किया जाएगा, वाष्पीकृत किया जाएगा। वाष्पीकृत करके किस अवस्था में बनाएगा, ठोस अवस्था में बनाया जाए तो उसे क्या कहेंगे, द्विक लवण। देखिए यहाँ पर एक लवण K2SO4 है, दूसरा Al2SO4 है। इन लवणों को लेकर वाष्पीकृत करने पर फिटकुरी या पोटास एलम का निर्माण होता है। तो अब इसको यदि हम जल में घोल देंगे तो यह अलग अलग अपने लवण में टूट जाएगा, आयनों में टूट जाएगा, तो यह द्विक लवण नहीं रहेगा। यह इसकी मौजूदगी किस में रहेगी, केवल ठोस अवस्था में रहेगी। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल इसमें मोहल लवण का है। तो इसमें एक लवण FeSO4 लिया गया है, दूसरा अमोनियम सल्फेट। इनके एक साथ करके वाष्पीकृत करके क्या किया गया, ठोस बनाया गया है। तो ये ऐसे जो लवण रहेंगे उसको क्या कहेंगे, द्विक लवण। और जो लास्ट है संकर लवण, देखिए छोटा सा है, बड़ा सा नहीं। संकर लवण में क्या होता है कि इसमें जो धातुएं होती हैं, जैसे यहाँ Fe है, तो वह जो आयन होंगे या उदासीन होंगे या ऋणायन होंगे उनके साथ उपसंयोजक बंध बनाएगा। तो ऐसे लवणों को क्या कहेंगे, संकर लवण। और संकर लवण को हमेशा इस तरह से बड़े कोष्टक में दिखाया जाता है। ध्यान ये रखना है कि जो Fe धातु है और जो आयन है इनके बीच उपसंयोजक बंध रहना चाहिए। अब उपसंयोजन बंध क्या होता है कि जब अष्टक पूरा हो जाता है और किसी साथ वाले जो तत्व में उसका अष्टक पूरा नहीं होता है तो एक दाता और ग्राही की तरह बंध बनता है, तो उपसंयोजन बंध होता है। यह वैद्युत संरचना में आप लोगों को विस्तारपूर्वक बताया जाएगा। तो संकर लवण में क्या है कि धातुओं में और आयनों के बीच कैसा बंध रहेगा, उपसंयोजन बंध बने, तो उसे क्या कहेंगे, संकर लवण। तो इस तरह से लवणों का वर्गीकरण को थोड़ा ध्यान रखें, किस तरह से यह लवणों का वर्गीकरण है। अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में pH मान क्या होता है इसके विषय में चर्चा करेंगे।